శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్న 5 రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపు తథ్యమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు తమ పార్టీ వైపే ఉన్నారని, ఎన్నికలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఆ విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందన్నారు. భాజపానే నిజమైన సమాజ్వాదీ అని, ఎస్పీని నకిలీ సమాజ్వాదీగా మోదీ అభివర్ణించారు. యువత రాజకీయాల్లో రాకుండా వారసత్వ రాజకీయాలు అడ్డుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. సమిష్టి నాయకత్వంపై భాజపాకు విశ్వాసం ఉందని, పార్టీ పోస్టర్లలో మోదీ చిత్రం ఉందంటే అది ప్రధానిది కాదని, పార్టీ కార్యకర్తదని అన్నారు. రైతుల మేల కోసమే సాగు చట్టాలు తెచ్చామని, అయితే దేశహితం కోసమే వాటిని రద్దు చేసినట్లు ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ముఖాముఖిలో ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. नमस्कार। 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको? वैसे चुनाव घोषित होने के बाद मैं किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाया हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूं। लेकिन वर्चुअली मुझे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना, शिलान्यास करके चले आना, डिलीवरी की तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता। उनको लगता था घोषणा हो गई, मैंने विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहां हो रहा है तो कल मेरे यहां भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूं, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा, ये विश्वास पैदा होता है। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। पर उत्तर प्रदेश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ। फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। जी, सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती हैं उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की। जहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होता है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगह। तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं एक किस्म से एक रेफरेंडम है सेंटर की पॉलिसीज को भी, सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सेंटर की भी पॉलिसीज? आप देखिए,
भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तस्वीर है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ मेरा खड़ा रहना मेरे लिए गर्व का विषय होता है। अगर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी भी फोटो होती है तो मैं भी उन कार्यकर्ताओं जैसा लगता हूँ। मुझे लगता है हाँ, मैं भी उन्हीं के बराबर हूँ, मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ, किसी से आगे नहीं हूँ। ये जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव या न फलाने का, हर चुनाव ढीकने का, मैं समझता हूँ ये चुनाव हमारे कार्य का है, हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है और सबसे ज्यादा हमारी नीयत का है। और मैं मानता हूँ देश उसको समर्थन कर रहा है। तो अगर पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है, तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी कभी पर्सनल भी लेते हैं कि, और क्या मंथन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठ के कि गलती कहाँ पे हुई और कहाँ पे हमको रोल बैक करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी हम चुनाव हार करके ही जीतने लगे हैं। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानतें जब्त होती देखी है। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि चुनाव में ये जनसंघ था, उस समय शायद दीपक निशान था उनका, और कहीं मिठाई बांट रहे थे। तो हमने सुना ये मिठाई क्यों बांट रहे, तो सब हार गए। उस जमाने से हम लोग गुजरे हुए लोग हैं और इसलिए जय और पराजय दोनों हमने देखा है। हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है, तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं। और हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहां तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके इसने किया, उसने किया, इसको वो ये करो, डिक ना करो, फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। आप कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि यूपी जो है वो क्राइम फ्री की तरफ बढ़ रही है और ये हो सकता है, संभव है? जब लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के विषय की चर्चा करते हैं तो वहाँ के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, इस प्रकार के दबंग लोगों को सरकार में एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने बड़े निकट से देखा है। बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूँ सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे, आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप, और हर कोई सरेंडर कर रहा है। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हमारे देश में हुए कुंभ के मेलों में सबसे बड़ा कुंभ का मेला योगी जी के कालखंड में हुआ, करोड़ों की तादाद में लोग आए, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हुई, कहीं चोरी की भी खबरें नहीं आई, जेब कतरे की खबर नहीं आई।
ये किसी भी समाज को संतोष देने वाला विषय है। और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो बुरा क्या है? नहीं, बुरा नहीं। जैसे सुरक्षा की बात चल रही है तो वो कहते हैं कि वहां पर एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ठोकों की राजनीति चलती है। अगर योगी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि फला जो है वो गुंडा है या उसका कारोबार जो है उसमें कोई डाउट है तो उसको जेल में डाल दो, मतलब एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, वो कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी वाइब्रेंट है और कभी कभी तो प्रोएक्टिव है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हिंदुस्तान की जुडिशरी ने जरूर कदम उठाए होते और पीआईएल करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। जिनकी रोजी रोटी पीआईएल पर है तो वो तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं। पर जैसे लखीमपुर खेरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी ही स्टिल एन इम्पोर्टेंट पर्सन बीजेपी के लिए, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। उसको लेकर वहां पर जो समाजवादी पार्टी है इट हैज बीन सक्सेसफुल इन सेइंग कि अगर कोई बीजेपी के साथ है तो वो वाइट वॉश हो जाते हैं उनके सारे क्राइम्स। मैं यही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की डबल इंजन सरकार से आप विश्वास जगाना चाहते हैं इलेक्टोरेट में कि विकास जल्दी हो जाएगा अगर दोनों तरफ, मतलब सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इससे एक धमकी की तरफ देखते हैं कि अगर डबल इंजन सरकार नहीं है तो विकास में गतिरोध आ सकता है। परिवार में भी माँ बाप हमेशा सभी भाइयों बहनों को कहते हैं कि देखो भाई, हम सब मिलकर के इस दिशा में जाएं तो सब अच्छा होगा, और सब उसी दिशा में प्रयास करते हैं। कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं करता है। इतना बड़ा देश है, अगर हम एक दूसरे से विपरीत करेंगे तो हमारे संसाधनों नष्ट हो जाएंगे, देश की भलाई करने की गति रुक जाएगी। और इसलिए देश के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें। और उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है, मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है। मैं एक योजना बताता हूँ। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना, गरीब जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है, भारत सरकार करती है। राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हम नहीं कहते कि योजना बंद करो। उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है, केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना, मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं, हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है? अब दिल्ली का नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है? उसी प्रकार से हमने वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों किया कि भाई कोई भी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फेयर प्राइस शॉप से उसको अनाज मिल जाएगा। अब 2 राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे जीएसटी कानून आया, पहले हमारे देश में हर जगह पर टैक्सेशन की सिस्टम इतनी अलग अलग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। भाई हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहां इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दूसरे में लगाते हैं तो दूसरा होता है। अब जीएसटी होने के कारण उनको भी सहूलत हो गई। हम ऐसी व्यवस्थाएं करें कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। आप विविधता की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी, स्टैलिन, केसीआर, महबूबा, ममता सब कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस विविधता को रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए चाहे बंगाल हो या आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और कश्मीर, इन सभी राज्यों में बीजेपी कहीं घुस भी नहीं सकती है, सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि एक सेंट्रिस्ट, एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट वाली पार्टी है जो रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं समझती। पहली बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए और देश में
मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। इस देश की शक्ति को उभारना, इस देश के हर राज्य को प्रोत्साहन मिलना, यही हमारा काम होता है। अब यूएन में जाकर मैं तमिल भाषा में कोट करता हूं तो दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। पहले कोई बोलता ही नहीं था और इसलिए तो मैं हर एक को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूं और मैं मानता हूं वही रास्ता है। हम विविधता में एकता के दर्शन करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विविधता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप कह रहे हैं इससे अलगाववाद बढ़ेगा? पिछले 50 साल का अनुभव यही है, उन्होंने यही किया है। हर चीज पे देश को बांटो, राज करो और उसी में से अलगाव पैदा होता है। लेकिन भारत का चरित्र ये नहीं है। अगर रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ाया जाता है तो क्या एक यूनिटी फैक्टर में कोई देखिए हमने दरार पड़ सकता है? मैं बताता हूँ, हमारा ये मत है सामाजिक न्याय। भारत जैसे देश में इतनी विविधता भरा समाज व्यवस्था और अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम थोड़ा सा भी ऊंचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, वैसे ही राष्ट्र में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए। हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूँ, उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूं कि वहां यंग अफसरों को लगाइए। दूसरा, मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहां रहने दीजिए 3 साल। उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है। हमें तो पूरे देश को ऊपर लाना है। यही तो रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का हमारा तरीका है। ये बात चलती है कि ये मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आप मोदी द पॉलिटिशियन के बारे में बात करूं तो जो पोलराइजेशन हमारे सोसाइटी में है वो हर इलेक्शन में उभर कर आती है, जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो। तो मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर आपने बता दिया आपने क्या क्या किया है, मोदी द पॉलिटिशियन नहीं कर पाया है अभी तक। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं। हम समाज को कोई दबा कुचला वर्ग हो उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूं कि भाई वहां कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहां कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं। इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसे पोलराइजेशन के जो किस्से हो जाते हैं तब क्या होता है, मीडिया में भी आ जाता है और जब मीडिया में आता है माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ जाता है। जो पूंजी निवेश करना चाहता है बाहर बैठ के वो सोचता है यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मैं क्यों यहाँ पर पैसे लगाऊं। आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है। मेरा इतनी समझ जरूर है कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टिकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस सबके बावजूद भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंची है।
आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस्ट हैं, नकली सोशलिस्ट हैं, तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज में राइटिस्ट थी, फिर वो सेंट्रिस्ट हो गई, अब वही समाजवाद बन गए हैं। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा अवसर मिले। दूसरी बात है, हमारा मत है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। अब ये कहां समाजवाद के साथ बैठता है? ये तो समाजवाद के खिलाफ है। सरकार का काम है गरीब के लिए भोजन की चिंता करो, सरकार का काम है गरीब के लिए घर बनाओ, सरकार का काम है गरीब के लिए शौचालय बनाओ, सरकार का काम है गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो, सरकार का काम है गरीब अगर बीमार है तो उसको इलाज की व्यवस्था करो, सरकार का काम है गरीब गांव-गांव तक कुछ रास्ते बनाओ, लोगों को जाने आने की सुविधा करो। सरकार का काम है कि हमारा देश का एग्रीकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजार में कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ व्यवस्था करो। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है, तो वो क्योंकि मैं समाज के लिए हूं। लेकिन मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अखिलेश और जयंत दोनों कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहुत फर्क है। ये फर्क, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा, बुरा मत मानिए। एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे, एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। ये दोनों को फर्क समझना होगा। जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नौजवानों को राजनीति से आने से रोकते हैं। मान लीजिए कोई नौजवान है जिसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन बाकी कहीं पर उसको जगह ही नहीं है, कहां जाएगा? क्योंकि बाकी में तो है भाई उसके परिवार का मैं नहीं हूं, तो थोड़े दिन तो मेरा उपयोग होगा, बाद में मुझे फेंक देंगे। मैं उनके काम आऊंगा तब तो चलूंगा, लेकिन मैं राज्य की भलाई के लिए काम करूंगा तो मैं नहीं चलूंगा। सब नौजवान डर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में आने से। भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है।
प्रधानमंत्री जी, 2014 से आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। अब वो 60 से कम सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 4 पर है। तो आप इतना वक्त क्यों लगा रहे थे अपने स्पीच में कांग्रेस के ऊपर? देश की जो आज हालत है उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कांग्रेस की धारा है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भ्रष्टाचार है। अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और जब मैं कांग्रेस मुक्त भारत कहता हूं तब कांग्रेस की संख्या से मेरा लेना देना नहीं है। अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक। उसी प्रकार से कांग्रेस ने जो राजनीति में की चरित्र की मुख्य धारा बनाई हुई है वो देश को तबाह कर रही है। अगर अच्छी कार्यशैली होती है, अच्छे तौर तरीके होते हैं तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता। नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर। आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दीमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा। तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं। सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था, लेकिन आपके समर्थक भी, प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो हैं वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं मैं। छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है, और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बात के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो क्या आप एक डायलॉग करने के लिए फिर से तैयार हैं, किसानों को कन्विंस करने के लिए? इस देश के लोकतंत्र का ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए, और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए, और बातचीत करना ही चाहिए। कोविड के टाइम फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, उसके बारे में आपने कहा कि जो कोविड के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई थी वो वी वर विक्टोरियस, लेकिन आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार जो है वो नकारात्मक कार्य कर रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और शिवसेना ने, तीनों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। कोविड की लड़ाई में जो नाकामयाबी सरकार की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, वो हम पे लादा जा रहा है। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी, जब लॉकडाउन हुआ, WHO समेत सब लोग कहते थे कि जो जहां है वहां रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे न जाए, वरना कोरोना
के वो शिकार हो जाएगा, उसका जीवन को तकलीफ हो जाएगी। और उस समय कोरोना किस चाल से चलता है, उसका रूप रंग क्या है, कोई पता ही नहीं था दुनिया को। लॉकडाउन राज्यों ने शुरू कर दिए थे, तो इसलिए नेशन वाइड कुछ करने की आवश्यकता बन गई थी। ये लोग भूल जाते हैं, लॉकडाउन पहले से ही राज्यों ने शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने तो बाद में लॉकडाउन का निर्णय करना पड़ा सबको एक साथ उसकी स्थिति सुधारने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने फ्री टिकट दे करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जाइए, वो टिकट तो दिया उन्हें 500,000 लोगों को। अब उस समय ये न करते, 2-4 दिन में चीजें संभल जाती उनको पर, तो बाद में व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती। पूरी ताकत श्रमिकों के लिए लगानी पड़ी, तब जाकर के योगी जी को हजारों बस भेजनी पड़ी। यहाँ पर भी दिल्ली में आप पार्टी ने, उसके नेताओं ने जीपों में जाकर के झुपड़पट्टी में कहा है, वीडियो अवेलेबल है कि भाई आप जल्दी जाइए और वहां पहुंचिए, वहां से आप अपने घर पहुंच जाइए, यहां तो लॉकडाउन हो रहा है। भय पैदा कर दिया है। और मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया मानती थी कि हिंदुस्तान का हालत सबसे खराब होगा, और स्वाभाविक था। और ये बीमारी ऐसी है कि तुरंत लपेट लेती है, और बीमारी ने दुनिया भर को जिस प्रकार से समृद्ध देशों को तबाह कर दिया है, उसकी तुलना में हम बच पाए। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान के नागरिकों ने जो भी उनके पास संसाधन थे, उन्होंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और उन्होंने अपने आप को बचाने में। तो विजय मैंने जो भी कहा है 130 करोड़ को, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो गया। मैं तो आज भी कहता हूं ये बहुरूपिया है। प्रधानमंत्री जी, चुनाव 5 राज्यों में है। अब पंजाब की बात करती हूं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाई खोया है पंजाब में, उसकी वजह से मतलब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार, पर बीजेपी कभी अपना रूट्स बना नहीं सकी उस राज्य में। क्या आप इसको एक राजनीतिक विफलता मानते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना, जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया। हम पंजाब को खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे, हम पंजाब को शांति देना चाहते थे, और उसके लिए अगर बीजेपी का नुकसान होता है तो होने देंगे, ये हमने होने दिया। बीजेपी तब भी पनप सकती थी, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम उस रास्ते पर चले जिसके कारण हम यहाँ पर सुख शांति का माहौल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके, और वो हमने किया, और पंजाब को बाहर निकालने में उस संकट से बाहर आए। जहां तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या न दे, स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज 2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, कैप्टन साहब और ढींडसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहां महारथी रहे, 3-3 दशक तक, जिन्होंने वहां की राजनीति को दिशा दी है। कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत ही यशस्वी होगी। तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था इसलिए ऐसे हुआ? ऐसा है कि इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे, यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा, और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। जी, आपने दोनों स्पीच में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, आपने कई बार कांग्रेस पर हमला किया, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने राहुल गांधी के जो एलिगेशंस थे, चाहे बेरोजगारी पर हो या भारत चाइना पर हो, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा उन पर वार किया। तो पहली बात यह है कि हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूं, न मेरी वो प्रकृति है, लेकिन तर्क के आधार और तथ्य के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताऊं, वो मीडिया के लिए गरम गरम मसाला बनाने के लिए हमारा शब्द उपयोग होता होगा। हम हमला नहीं करते,
हम संवाद करते हैं, वाद विवाद भी होता है, और वो विषय मैं बहुत हंसते हुए इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसके कारण मुझे कोई नाराजगी नहीं होती, और मैंने हर विषय के तथ्य दिए, हर विषय को तथ्यों के आधार पर बात की है। कुछ विषयों पर सदन में हमारे विदेश मंत्रालय ने विस्तार से कहा है, कुछ विषयों पर हमारे रक्षा मंत्रालय ने विस्तार से कहा हुआ है, और कुछ विषयों पर जरूरी जहां था वहां मैंने भी कहा है। और इसलिए इस प्रकार से जो सुनते ही नहीं है, जो सदन में बैठते ही नहीं है, अब उनकी कमेंट पर मैं जवाब क्या दूंगा। आपने कहा कि आपने मन बना लिया है, 100 साल आप पावर में नहीं आना चाहते, तो मैंने भी मन बना लिया। आपने क्या मन बनाया? हमने मन बना लिया है कि अब राष्ट्र को हम उस बुराइयों की तरफ जाने नहीं देंगे। हम देश में जनहित के लिए जीने वाले, जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने वाली व्यवस्थाओं को ही बनाएंगे, उसी को बढ़ाएंगे, उसी को चलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसको साथ देंगे। यही हमारा रहेगा रास्ता। हम जो देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाले जितने तरीके हैं वो नहीं आने देंगे। ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।